नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र गाइड में। जैसा कि मित्रों मैं आपको अवगत कराया था कि आपकी एग्ज़ाम की जो है तिथि जल्द ही निर्धारित हो सकती है। तो उसके संबंध में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका जो एग्जाम बेस्ड यानी आपके प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए, उसको दृष्टिगत रखते हुए, जो आपका 7वां प्रश्न पत्र है संस्कृत के लिए क्विक फास्ट रिवीजन। जी हाँ मित्रों, क्विक फास्ट रिवीजन के द्वारा हमने इस वीडियो में टॉप 15 सेलेक्टेड क्वेश्चनों को, जो कि आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया हुआ है, और ये क्लास हमारी इसकी फर्स्ट है। और पर डे रेगुलर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपको अब वीडियो प्राप्त होती चलेंगी, और आपके क्विक फास्ट रिवीजन को एग्जाम बेस्ड पैटर्न पर और बेहतर और सेलेक्टेड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चनों को इनमें संकलित किया जाएगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय तीनों ही प्रश्न का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ मित्रों, बेहतर और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे जो आपकी अंक प्राप्त करने की और रिवीजन के माध्यम से जो हमारा लक्ष्य था और जो आपके लिए टारगेट रखा गया था 95 प्लस मोर देन एकेडमिक स्कोर प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, प्रयास है, उसको हम अचीव कर सकें। इसलिए बेहतर और सेलेक्टेड क्वेश्चनों की आपको श्रृंखला देखने को मिलेगी। जी हाँ मित्रों, सबसे बेहतर और ऑनलाइन क्लासेज अब आपका परिवार आपके साथ है। इसलिए अगर आप हमारे परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे अवश्य प्रेस करेंगे, क्योंकि जब भी हम सेलेक्टेड वीडियो अपलोड करेंगे तो समय से आपको उसको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लासेज। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं, तो पहला ही क्वेश्चन है, प्लित स्वर का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्लित स्वर पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप बता पाएंगे स्वरों के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो यहीं पर ये पूछा गया है प्लुत स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर समझ लीजिए, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ, ई, ऋ, ये 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय 2 मात्रा का, यानी मात्रा काल बोलते हैं, उच्चारण में को करने में जितना समय लगता है उसे मात्रा काल कहा जाता है। ठीक है, अगर मात्रा काल पूछा जाता है तो 2 मात्रा का समय लगेगा आपका, दीर्घ स्वर करेंगे, जैसे आ, ई, उ, अ। इसी तरह आपका प्लस स्वर होता है, यानी जिनको ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उच्चारण में, वह हमारे प्लस स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आप देख पाते हैं, इनके अगर साइन है तो कोई भी स्वर हो, ठीक है, उसके पीछे 3 का साइन लगा होता है, 3 का जो निशान होता है ये दर्शाता है कि ये सब प्लस स्वर हैं। जैसे ओम, सीते, यानी एक वर्ड को जैसे संवाद होते हैं ना, उसको खींचना, जैसे राधे, देर तक खींचना, यानी 2 मात्राओं से अधिक का समय लगेगा, वो आपके प्लस स्वर कहलाएंगे। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा कौशल कितने प्रकार का होते हैं या लिखिए। ठीक है, तो इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। बेहतर और सेलेक्टेड क्वेश्चन को आपको श्रृंखला प्रोवाइड करेगी। तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा के जो कौशल होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, वाचन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल। इनमें से ऑप्शन 2 भी पूछे जा सकते हैं या ऑप्शनल भी बन सकता है। तो आप चारों कौशलों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथमा व द्वितीय व्यक्ति में नदी के, यानी जो नदी है के एक वचन, द्विवचन के, बहुवचन के रूप लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको शब्द रूप याद होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी कि किस तरह आप शब्दों के रूप याद कर सकते हैं बेहतर और ट्रिक के माध्यम से। या तो आपको देखो एक क्रम, निश्चित क्रम में, या तो आप कुछ जो महत्वपूर्ण है, जैसे नदी का है, सर्व का है, पति का है, पितृ का है, राम का है, तो आप अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, एक वचन या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, इन तीनों वचनों में से कोई एक आप याद कर लीजिए, और आपको जो सेलेक्टेड क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा बेहतर तरीके से बना पाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ पूछा है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। अगर सभी आपके रूप और सभी व्यक्तियां यानी 7 व्यक्तियों को पूछा जाए तो, लेकिन यहाँ पर पूछा गया प्रथमा और द्वितीय, तो इसको याद करने के लिए मैं बताऊंगा। तो प्रथमा और द्वितीय में आपको याद रखना होगा जो नदी है, स्त्रीलिंग है, इकारांत है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, अकारांत पुल्लिंग के लिए अलग से वचनों का रूप चलेगा, इकारांत स्त्रीलिंग के लिए अलग से
रूप चलेगा और नपुंसक के लिए अलग से रूप चलता है, ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो नदी, नद्यो, नद्यः, ठीक है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदी, नदी, ठीक है, ये आपके प्रथमा और द्वितीय को होगा। अगर यहाँ से आगे भी पूछा जाता है तो तृतीय व्यक्ति आपको याद रखना होगा, नद्याः, नदीभ्यम, नदीभि। चतुर्थी व्यक्ति में आएगा आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आएगा, नद्यो, नदीभ्याम, नदीभ्य, ठीक है। पंचमी व्यक्ति में आएगा नद्यः, नदीभ्य, नदीभ्यः। और षष्ठी व्यक्ति में आएगा आपका नद्यः, नद्यो, नदीनाम। और सप्तमी व्यक्ति में आएगा आपका नद्याम, नद्यो, नदीसु। और संबोधन में हे नदी, हे नद्यो, हे नदः। इस तरह आपका नदी जो है स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग है, उसके संपूर्ण विभक्ति यानी सातों विभक्तियों के जो वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, आप बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं, लिखिए, ठीक है। यह पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय होते हैं, कितने पाद होते हैं या कितने सूत्र होते हैं। तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 8 अध्याय होते हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 का तो आपके पादों की संख्या 32 कुल अगर पूछा जाता है तो बता सकेंगे, ठीक है। और इसमें अगर सूत्रों की बात की जाती है तो इसमें लगभग 4000 सूत्र ज्ञात हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इको यणचि किस संधि का सूत्र है। जी हाँ मित्रों, या तो सूत्र दिया जा सकता है या किसी संधि का प्रॉपर नाम दे करके आपसे सूत्र पूछा जा सकता है। तो जिस तरह आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इसमें तथ्यों को आधारित रख करके उस पर बेस्ड, उसी के एग्जाम बेस्ड आपके क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है। तो देखिए इको यणचि जो सूत्र है, संधि का सूत्र है, वो यण संधि का सूत्र है, ठीक है, यानी इक प्रत्याहार का यण होना, ठीक है, इको यणचि, यह वाला में चेंज होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। देखिए कोई भी प्रत्याहार, ठीक है, प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण पूछे जा सकते हैं या किसी प्रॉपर प्रत्याहार वर्ण दिए होंगे और प्रत्याहार का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको जो महर्षि पाणिनि के द्वारा दिए हुए हैं संस्कृत के जो वर्णमाला उसमें समाहित है 14 चतुर यानी कि चतुर्दश प्रत्याहारों में, ठीक है, जिसे हम माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र आदि सूत्र, वर्ण सामान्य सूत्र आदि के नाम से जानते हैं। तो उन 14 को आपको याद रखना होगा। अयुण, रिलेक, एवं, एवच, हवरट, लड़, यमगणम, झमय, गणदस, इस तरह आपको 14 माहेश्वर सूत्रों को, जिन्हें शिव सूत्र, आदि सूत्र आदि के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। तो देखिए अक एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत प्रथम और द्वितीय यानी अयुण, रिलेक के अंतर्गत आने वर्णों को गिना जाता है, ठीक है। तो अयुण और रिलेक। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा, जो अंतिम वर्ण जो है वो इस संज्ञक वर्ण होता है और इनकी इस संज्ञा होने के कारण इनकी काउंटिंग नहीं की जाती है, मात्र इनका प्रयोग सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए ही होता है, ठीक है। तो काउंटिंग होगी जहाँ से वर्ण प्रारंभ किया है। तो अ, ई, उ, रे, ले, अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो अ, ई, उ, रे, ले, यानी ये 5 वर्ण आएंगे और इन्हीं वर्णों को हम ह्रस्व वर्ण भी कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा ह्रस्व वर्ण है तो अयु, रे, ले, ये आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आपके ह्रस्व वर्ण कहलाएंगे। इसी तरह अगर पूछा जाता है कि अच के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए, तो अच एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वरों को संकलित किया गया है महर्षि पाणिनि के द्वारा, जो कि प्रथम यानी पहले 4 सूत्रों में स्वरों को, अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजनों को उसमें संकलित किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, खाद धातु के लट लकार रूप लिखिए, ठीक है। तो लकार आपको याद होना चाहिए, लकार से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है या पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लकारों की संख्या 10 होती है। आपके सिलेबस के अंतर्गत संस्कृत में कितने लकारों का प्रयोग किया जाता है, तो 5 लकारों का ही संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर पूछा गया खाद धातु, यानी खाद का अर्थ होता है खाना, यानी खाद धातु से के रूप लिखने हैं, ठीक है। लट लकार ये आपको याद होना चाहिए किस काल से पूछा जा रहा है, ठीक है। इनके सभी जो ट्रिक है लकार संबंधी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसे आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो खाद धातु से किस तरह, तो किसी भी एक पट धातु का या किसी भी एक धातु का आप
रूप याद रख लीजिए उनके पांचों लकारों के, जिसके माध्यम से आप जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसे बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। जैसे पठती पढ़ते पठनते पठसी पढ़ते पढ़ते पठामी पठाव पठाव, तो इस तरह आप लिख पाएंगे। इसी तरह खाद धातु से जब हम रूप निकालेंगे, ठीक है, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष में, तो खादती खादत खादंती, खादसी खादथ खादथ, खादामी खादाव खादामह। इस तरह लट लकार किसी भी लकार से आपके रूप पूछे जाएंगे, या आपसे पूछा जाता है लंग लकार यानी कि भूतकाल में, ठीक है, इसे भविष्यकाल में कहेंगे तो आ लग जाएगा। अखादत अखादतम अखादन अखादद अखादतम अखादतः अखादम अखादाव अखादाम, ठीक है। इस तरह लट लकार से पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे। तो ये सभी आपको याद रखना होगा, लट लकार, लेट लकार और लट लकार, लोट लकार और वेदिलिंग लकार। इन पांचों लकारों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, जिसे आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अष्टाशीति पद का अर्थ यानी कि रिक्त स्थान है, संख्या है। ऑप्शनल क्वेश्चन लिया हुआ है, इस तरह भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अष्टाशीति, तो इसके लिए आपको संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके संस्कृत की संख्याओं से आधारित पूछे जाते हैं। आप सभी अच्छी तरीके से विदित हैं, तो कोई भी पूछा जा सकता है 1 से लेकर के संख्याओं में, ठीक है। तो इसलिए आपको संख्याओं का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर के आप संख्याओं का यानी संस्कृत में संख्याओं के ज्ञान की एक बार वीडियो देख लें, उसे बेहतर तरीके से, उसमें ट्रिक भी आपको समझाएगी कि किस तरह आपका इकाई अंक पहले आता है, और संस्कृत भाषा में जब भी हम गिनतियों को याद करते हैं तो दहाई अंक किस तरह बाद में आता है। तो अष्टाशीति, तो ये आपको याद होना चाहिए। अष्टा का मतलब होता है 8 और आशीत मतलब होता है 80, ठीक है। जब 8 यानी अष्टा 8 और आशीत मतलब 80, जब 80 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 88, ठीक है, यानी 88, और यही आपका अष्टाशीति कहलाएगा। तो इसलिए आपको संस्कृत की गिनतियों का ज्ञान बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लघुर्मि में संधि बताइए। तो देखिए संधि से 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रश्न में बनते हैं। संधि में कोई भी वर्ड देकर के आपसे पूछा जा सकता है, या संधि विच्छेद, या संधियों के नाम से भी, और संधि सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लघुर्मि में संधि सूत्र बताइए, तो इसके लिए आपको संधि का ज्ञान बेहद आवश्यक है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यह हमारा क्विक फास्ट रिवीजन है, जिसमें आपको बेहतर तरीके से भी क्लियर भी कराया जाएगा। तो लघु उर्मी, तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो लघु धन उर्मी को मिला करके लघुर्मी बना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे लघु उ में उ और उर्मी में उ है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके दीर्घ उ हो गया है, ठीक है। अका सवर्णे दीर्घ सूत्र के द्वारा यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, यानी जब आपस में सवर्णी वर्ण मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, अका सवर्णे दीर्घ सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी लघुर्मि में, ठीक है। कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका येनांग विकारा सूत्र में विभक्ति व उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो किसी भी विभक्ति का सूत्र पूछा जा सकता है, कारक चिन्हों को पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा, और सूत्रों को बेहद अच्छी तरीके से आप मस्तिष्क में, जहन में बैठा लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका एक भी अंक गलत ना हो, और हम जो हमारा संपूर्ण लक्ष्य है पूर्ण अंक अर्जित करने का, उसे हम प्राप्त कर सकें। तो ये येनांग विकारा सूत्र होता है, यानी जिस व्यक्ति के जिस अंग में विकार है उसमें तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है, यह हमारा सूत्र कहता है। तो ये येनांग विकारा सूत्र में के आधार पर जो है वो तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे सह नेत्रेण काणा अस्ति, यानी वह नेत्र से काना है, ठीक है। तो जिस अंग में विकार है उसी में तृतीय विभक्ति लगेगी, ये हमारा येनांग विकारा सूत्र कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रकर्ता किस कारक का सूत्र है। तो सूत्र भी पूछा जा सकता है, कारक चिन्हों को भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको कारक चिन्हों का भी ज्ञान बेहद आवश्यक है। तो जो स्वतंत्रकर्ता सूत्र है जो कर्ता कारक का सूत्र है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यय के प्रकार बताइए। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यय शब्द के अंत में या आदि में जुड़ने वालों के नाम बताइए। तो जो शब्द के अंत में जुड़ता है
वह प्रत्यय कहलाता है, और शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। संस्कृत में प्रत्यय और उपसर्गों की संख्या आप अच्छी तरीके से विदित है। तो जो प्रत्ययों के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार की होते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं वो आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ जोड़े जाते हैं वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि जो प्रत्ययों के प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय। कई बार ऐसा पूछा गया है कि ऐसे प्रत्यय का नाम बताइए जो धातु के साथ जोड़ा जाता है, तो आपका सिंपल आंसर होगा कृत प्रत्यय, ठीक है। या यह पूछ लिया जाता है कि ऐसे प्रत्यय का नाम बताइए जो विशेषण कोई एक प्रॉपर नाम पूछा जा सकता है, या तो संज्ञा दी जाएगी या संज्ञा सर्वनाम दिया जाएगा या विशेषण, या तीनों को दिया जा सकता है। तो आपका जवाब आएगा तद्धित प्रत्यय, यानी ऐसा प्रत्यय जो सर्वनाम या विशेषण या संज्ञा में से किसी एक के साथ जोड़ा जाता है या तीनों के साथ जोड़ा जा सकता है। इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो आप जवाब देंगे तद्धित प्रत्यय, और धातु के साथ जो जोड़ा जाता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, या संस्कृत भाषा में कितने लकारों का प्रयोग होता है, तब आपको बेहद याद रखना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं, तो संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, ठीक है, और प्रयोग संस्कृत भाषा में 5 लकारों का ही होता है, ठीक है। तो ये भी आप बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका दो या द्वि धातु लगाकर उसके रूप भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, जैसे कि मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिया है संख्यावाची, ठीक है, कि द्वितीय व्यक्ति के एक वचन, द्विवचन व बहुवचन के रूप लिखिए, ठीक है, या प्रथमा व्यक्ति या द्वितीय दोनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा जो भी संख्यावाची हैं लगभग 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है, ये सभी के जो रूप हैं प्रथमा द्वितीय सातवें व्यक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी आपको, और ये लगभग 2 से 3 बार यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा गया है, ठीक है। तो आपके यहाँ से यूपी टेट, सुपर टेट और आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारी चलती रहेगी। इसलिए क्विक फास्ट रिवीजन को, इस ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। और पर डे आपको सभी आपके सब्जेक्ट वाइज जो बेहतर क्विक फास्ट रिवीजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये इन संख्यावाची लगभग आप 1 से लेकर 5 तक याद रख लीजिए, और आपके 2 अंक निश्चित रूप से करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इनमें रूप भी पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इनके अगले रूप प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्यावाची जो है उसके द्वितीय व्यक्ति, इसलिए मैंने प्रथमा व्यक्ति भी आपको दे जाते हैं। कई बार प्रथमा और द्वितीय एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो द्वि धातु, इसका अर्थ होता है दो, यानी जो कि संख्यावाची है, प्रथमा द्वितीय, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्वौ द्वे द्वे, द्वौ द्वे द्वे, यानी कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, ठीक है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय व्यक्ति में इसके तीनों रूप, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों में ही समान होते हैं, ठीक है। तो जब भी प्रश्न बनेगा या किसी एक वचन में पूछा जा सकता है, बहुवचन में पूछा जा सकता है, या द्विवचन में पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना होगा। तो एक वचन में द्वौ, द्विवचन में द्वे और बहुवचन में द्वे, यानी द्विवचन और बहुवचन दोनों में जो है प्रथमा द्वितीय में इनके रूप जो है समान रहते हैं। नेक्स्ट है आपका ई वर्ड का उच्चारण स्थान है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका यूपी टेट में और सुपर टेट में लेकर के लगभग 2 क्वेश्चन, और आपके एग्जाम्स में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है उच्चारण स्थान से, ठीक है। तो उच्चारण स्थान की ट्रिक भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसे आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं उन ट्रिक के माध्यम से, और एक भी वर्ड आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, ये हमारा पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद रखना। तो मैंने एक सूत्र बताया था, इचु यसा नाम तालु, ई यानी इसमें ह्रस्व और दीर्घ ई दोनों, चू मतलब चा वर्ग होता है, या सा है ना, ठीक है। तो ये वर्ड है, तो इनके अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं उनका सभी का उच्चारण स्थान तालु यानी तालु से उच्चारित किए जाते हैं। तो ई वर्ड का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, यहाँ पर तालु होगा, ठीक है। कंठ के लिए अको विसर्जनम कंठ, लितु लसनाम मूर्धा, उपु पद्मेनम ओष्ठ, ये सूत्र हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, जो कि ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको अवगत कराया था। और नेक्स्ट जो है आज का क्विज, जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी की कमेंट्स थी कि सर एक कोई क्विज दिए हमें प्रोवाइड किया, जिससे कि हमारे आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारी चलती रहेगी। तो उसी के आधार पर प्रत्येक क्लासेज में आपको
प्रत्येक सब्जेक्ट से आधारित क्विज दिया जाएगा और जिसका जवाब आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में देना होगा। जी हाँ मित्रों, तो संस्कृत भाषा के या संस्कृत के त्रिमुनि कौन कौन हैं, उन त्रिमुनियों के क्या क्या नाम हैं, ये आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट सेक्शन के माध्यम से जवाब देना है। तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा तक वीडियो को शेयर कीजिए और इस जो क्विज है आज का क्विज उसका ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दीजिए, जो कि आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे आपको अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, जो कि क्विक फास्ट रिवीजन की है। और वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर कीजिए इस वीडियो को मित्रों सभी शिक्षक साथियों के साथ जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं मित्रों, और अपना रिवीजन बेहतर तरीके से प्रारंभ कर दीजिए ताकि आप बेहतर परफॉर्म अपने एग्जाम में कर सकें और अपना जो एकेडमिक स्कोर है वो बेहतर ला सकें, क्योंकि आपका एकेडमिक स्कोर ही आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो एक पद शिक्षक का अपने एक पद के लिए प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करेगा आने वाले भविष्य में। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।